हेलो एवरीवन। इसके पहले के लेक्चर में बच्चों हमने डिस्कशन किया था बोरबरी का नियम क्या है, और आपने देखा था कि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण किस प्रकार से होता है। बोरबरी ने जो नियम दिए थे उसके आधार पर बच्चों हम आवर्त और वर्ग निकालना सीखे थे। बच्चों आवर्त के बारे में तो हमने बताया था, जितने कक्षों में इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं वही कक्षा की संख्या ही उसका आवर्त होती है। लेकिन बच्चों वर्ग निकालते समय मैंने आपको उस दिन लेक्चर में नहीं हो पाया था, आज मैं बता दे रहा हूं कि वर्ग निकालते समय क्या हुआ था कि जब किसी तत्व के बाह्य कोश में 1 से लेके 7 इलेक्ट्रॉन तक होते हैं, जैसे क्लोरीन का मान लीजिए 2, 8, 7। अगर हम क्लोरीन का माने 2, 8 और 7, अब आप देख रहे हैं इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के। तो क्लोरीन किस वर्ग का है? 7वें वर्ग का है बच्चों। किस वर्ग का है? 7th वर्ग का है। अच्छा, जब किसी तत्व के बाह्य कोश में नेचुरली 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो उस तत्व की वर्ग संख्या 0 हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? वर्ग संख्या 0 हो जाती है। और मैं आपको बता दूं कि जब तत्व के दोनों कोश अपूर्ण होते हैं, यानी बाहरी वाली कक्षा भी और इनर ऑर्बिटल भी, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन को जोड़ देते हैं और उसको फिर हम 8 में घटा देते हैं, तो वो उसकी क्या होती है, उसमें 8 घटा देते हैं तो उसकी वह वर्ग संख्या निकल आती है। जैसे स्कैंडियम का देखिए 2, 8, 9, 2, 21 होता है बच्चों। 8, 2, 10 और 2, 12, 9, 21। अब देखिए ना तो ये कोष भरा है ना तो ये कोष भरा है बच्चों, तो दोनों को हम जोड़ देंगे। 9 + 2 हो गया 11 और इसमें से 8 घटा दिया तो आया 3। तो इसका मतलब स्कैंडियम किस ग्रुप का है? 3rd ग्रुप का है बच्चों। किस ग्रुप का है? 3rd ग्रुप का। अच्छा ध्यान दीजिए, यदि किसी तत्व का घटाने से अंतर 8 से ज्यादा आ जाए तो भी वह तत्व 8वें वर्ग का माना जाता है। जैसे आप देखिए, अगर हम निकाल लें आयरन, कोबाल्ट और निकिल, कहते हैं कि किस वर्ग के तत्व हैं, तो पहली बात देखिए आयरन का 2, 8 और 14, 2। ये देखिए 8, 2, 10, 2, 12, 10, 22, 4, 26 होता है इसका एटॉमिक नंबर बच्चों। तो आप समझ सकते हैं ये दोनों कोषों दोनों भरे नहीं है, दोनों के इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया, 14, 2, 16 हो गया, 16 में से 8 घटा दिया, 8 आया। इसका मतलब आयरन किस ग्रुप का है? अर्थ ग्रुप का है बच्चों। किस ग्रुप का है? अर्थ ग्रुप का। लेकिन इनमें देखिए जरा 27 और ये 28, यहाँ बताइए 2, 8, 15, 2 होगा, तो बताइए अब यहाँ 15, 2, 17 हो गया, 17 में 8 घटा देंगे तो 9 आएगा। तो बच्चों पीरियोडिक टेबल में 9 ग्रुप है ही नहीं है, 8 ही ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो ये भी कोबाल्ट भी किस ग्रुप में रखा गया है? 8वें ग्रुप में बच्चों। इसी प्रकार निकिल भी देखिए 2, 8, 16, 2। देखो बच्चों 16, 2, 18, 18 में 8 घटा देंगे तो आ रहा है 10, लेकिन 10 ग्रुप है नहीं, इसलिए ये तीनों ही 8वें ग्रुप को माने जाते हैं, अर्थ ग्रुप के बच्चों माने जाते हैं। मैं बता दूं कि और सब ग्रुपों को ए और बी उपवर्ग में बांटा गया है। स्कैंडी जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, स्कैंडियम से लेके जिंक तक, ये टर्बियम से लेकर के और भी जो डी ब्लॉक के सीरीज जो तत्व हैं उनको बी उपवर्ग दिया गया है। जैसे स्कैंडियम 3rd बी में होगा, इस जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला 3rd ए में होगा, अगर वो डी ब्लॉक का नहीं है तो। जैसे अब अगर हम कह दें कि 82 लेड डी ब्लॉक का नहीं है तो इसको क्या दिया जाएगा? ए उपवर्ग दिया जाएगा। जैसे देखिए 2, 8, 18, 32, 18 और 4। देखिए बच्चों 10, 18, 10, 28, 2, 30, 30, 60, 10, 70, 78, 4, 82। देख रहे हैं अंदर वाली 18 कक्षा भरी हुई है स्थायित्व के अनुसार, और बाहरी कक्षा में 4 है। अगर कहते हैं लेड का वर्ग क्या है बच्चों, तो 4th है और ए लिखा जाएगा। ध्यान दिया जाए बच्चों, केवल डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वही बी उपवर्ग में आएंगे।
अदरवाइज यस ब्लॉक का तत्व हो या पी ब्लॉक का तत्व हो, उसका वर्ग ई ग्रुप में लिखा जाएगा जो भी आएगा। और अगर कहते हैं कि आवर्त 1 2 3 4 5 6 कोष भरे हैं, छठवें कोष में अंतिम इलेक्ट्रॉन गया है, तो लेड का आवर्त हो जाएगा 6 और वर्ग हो जाएगा 4th ए। आई थिंक बच्चों आप आवर्त और वर्ग निकालना अकॉर्डिंग टू बोरबरी लॉ सीख चुके हैं। बच्चों आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके प्रस्तुत हुए हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन की द्वैत्वीय प्रकृति, हिंदी में लिखा होता है, और उसको कहते हैं डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन और डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है, डी ब्रोगली का समीकरण, इसमें न्यूमेरिकल आते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। ये टॉपिक आपसे एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट सेकंड शुरू हो चुका है, तो बच्चों इस पार्ट में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कंपटीशन में आती हैं, और यही से शुरू हो जाता है इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर। डुअल नेचर क्या, या रेडिएशन का कह लीजिए, जब विकिरण जो चलता है उसके दो नेचर ज्ञात हुए। एक तो पार्टिकल नेचर, इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल नेचर के रूप में व्यक्त किया गया। कैसे व्यक्त किया गया, जब आपको याद होगा जब हम डिस्कवरी बता रहे थे, इलेक्ट्रॉन की खोज करते समय जब उसके मार्ग में पिन व्हील का पहिया रख दिया गया था, तो धीरे धीरे वो पहिया क्या करने लगा था, घूमने लगा था, जिससे ये साबित हुआ था अरे इलेक्ट्रॉन तो कण जैसा है। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, डेविसन और जर्मर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन पुंज जो है निकिल की क्रिस्टल पर गिराया उन्होंने, और देखा जब निकिल के क्रिस्टल पर गिराया उससे जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, देखा कि उनका वो वेव के नेचर में थे। अर्थात वेग तरंग का क्या गुण होता है बच्चों, जिसमें श्रृंग और गर्त होता है, जिसमें दो श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी को लैम्डा कहते हैं, वेवलेंथ होता है। जैसे बच्चों यदि आप तालाब में एक भारी सा जो है ढेला मार दें या कोई पत्थर मार दें, तो आप देखते हैं कैसे लहरें ऐसे ऐसे उड़ती हैं, है ना। तो ये जो लहरें उड़ती हैं, ये समझिए ये क्या है, कैसा नेचर है, वेव नेचर है बच्चों, है ना। तो इसी प्रकार डेविएशन और जर्मर के एक्सपेरिमेंट में ये कहा गया नहीं, इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं कण जैसा प्रतीत होता है और कहीं कहीं वेव जैसा दिखता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन दोहरे नेचर में हमारे समक्ष है। कैसे, एज वेल एज पार्टिकल एज वेल एज वेव, यानी इलेक्ट्रॉन का दोहरा नेचर है, ये कहीं कहीं पार्टिकल जैसा है और कहीं कहीं वेव जैसा है। तरंग की प्रकृति क्या है बच्चों। तो अब लेकिन कोई एक बार में अगर कोई चाहे कि इलेक्ट्रॉन कण जैसा भी दिखे और तरंग जैसा भी दिखे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा आपको इलेक्ट्रॉन का कण जैसा नेचर ज्ञात करने के लिए और तरंग जैसा नेचर ज्ञात करने के लिए बच्चों अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना पड़ा। तो डेविसन और जर्मर साहब के एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए एक वैज्ञानिक इनके समर्थन में आए, डी ब्रोगली साहब। डी ब्रोगली साहब ने कहा, इन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन कण के रूप में है या तरंग के रूप में है, डेविएशन और जर्मर के एक्सपेरिमेंट का उन्होंने सपोर्ट किया और कहा ये देखिए हम ये प्रूव करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर है, एज वेल एज पार्टिकल एज वेल एज वेव, और उन्होंने वेव नेचर के बारे में बहुत ज़्यादा समर्थन किया, जिसे हम कहते हैं डी ब्रोगली समीकरण के नाम से जानते हैं। बच्चों अगर कह दिया जाए कि बताइए इलेक्ट्रॉन का नेचर दोहरा क्यों है, डुअल क्यों है, तो आप क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कण की भांति भी व्यवहार करता है और वेव की भांति भी। पिछले जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो रही थी, उनके मार्ग में जो पहिया रख दिया गया था वो पहिया घूमने लगा, इसलिए साबित हुआ था इलेक्ट्रॉन कण की प्रकृति क्या है। तभी कण ने पहिया पर धक्का मारा और वो गतिज ऊर्जा के कारण क्या होने लगा, मूव होने लगा। लेकिन डेविसन और जर्मर साहब थे, आपको फोटो इलेक्ट्रॉन अभी इजेक्शन मैंने बताया था, आइंस्टीन का जो इक्वेशन बताया था, इसके पहले बताया था कि किसी अगर मान लीजिए एक्सरे किरण को किसी धातु की प्लेट पर गिराएं, उससे जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं वो वेव नेचर में दिखाई देते हैं
और उनको उनको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये बातें हमने प्लैंक के क्वांटम इक्वेशन के पहले सब कर चुके हैं बच्चों। लेकिन यहाँ पर डेविसन और जर्मर के एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए उनके समर्थन में आए डी ब्रॉगली साहब वैज्ञानिक, और उन्होंने कहा और उन्होंने समीकरण दिया। उनके समीकरण का जो आधार बना वो था प्लैंक का क्वांटम समीकरण और आइंस्टीन का ऊर्जा सिद्धांत। अच्छा बच्चों, आप जानते हैं कि आइंस्टीन का समीकरण क्या है? E बराबर mc²। आप जानते हैं इक्वेशन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू, इसको आप सबको पता है बच्चों, आइंस्टीन का समीकरण कहते हैं। आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण कहते हैं E बराबर mc²। आइंस्टीन ने कहा था एनर्जी को मास में चेंज कर सकते हैं, मास को एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, और E बराबर mc² का इन्होंने ऊर्जा का समीकरण दिया था। और प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत के अनुसार आपने पढ़ा था E बराबर h न्यू। बताइए, ये समीकरण नंबर 2 है बच्चों। ये किसका समीकरण है? प्लैंक का क्वांटम समीकरण। प्लैंक का कौन सा सिद्धांत है बच्चों? प्लैंक का क्वांटम समीकरण। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 बन गई, देख रहे हैं आप। एक यहाँ एनर्जी mc² के बराबर है, यहाँ एनर्जी h न्यू के बराबर है। जहाँ न्यू आप जान चुके हैं फ्रीक्वेंसी, इस पर सवाल भी आप लगा चुके हैं। h जहाँ क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है, इस पर भी आप सवाल लगा चुके हैं बच्चों। अगर हम कह दें समीकरण 1 और 2 से डिराइव करें, समीकरण 1 व 2 से बच्चों यहाँ देखिए हम लिख सकते हैं h न्यू बराबर mc², क्योंकि बताइए यहाँ एनर्जी सेम है, तो ये दोनों भी क्या होंगे? h न्यू बराबर mc², है ना। E बराबर mc², E बराबर h न्यू है, तो ये और ये दोनों टर्म क्या हो गए? बराबर हो गए। और आप जानते हो न्यू बराबर c/λ, h इंटू c/λ बराबर mc² बच्चों, देख रहे हैं। सिंपल, न्यू का मान हमने रख दिया c/λ। अच्छा बच्चों, यहाँ देखिए c से c क्या हो गया? कैंसिल। तो समीकरण क्या इधर बन रहा है? h/λ बराबर mc। क्या बन रहा है बच्चों? h/λ बराबर mc। और क्या लग सकते हो? वेवलेंथ निकालेंगे यहाँ से, लैम्डा बराबर h/mc। देखिए एक डी ब्रॉगली समीकरण आपकी डिराइव हो गई। ये देखिए किसके लिए है? जहां h बच्चों आप जानते हैं प्लैंक नीतांक है, प्लैंक नीतांक है, इसका मान भी आप जानते हैं। m क्या है? कण का द्रव्यमान है, मास m। c क्या है? प्रकाश का वेग है। बच्चों यहाँ ये समीकरण किस रूप में है? अच्छा बताइए, प्रकाश का वेग, प्रकाश किस रूप में चलता है? विकिरण ऊर्जा तरंग के रूप में चलती है। यानी ये जो डी ब्रॉगली समीकरण हुआ, ये किस रूप में है बताइए? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के लिए। किस प्रकृति के लिए है बच्चों? तरंग प्रकृति के लिए डी ब्रॉगली इक्वेशन आया λ=h/c, है ना। अच्छा यहाँ ये क्या है बच्चों? c क्या है? यानी प्रकाश का वेग है। लेकिन जब हम कण की वेलोसिटी, जब हम यहाँ मास मान रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन को कण की प्रकृति का माना जाए, कण की प्रकृति का माने, तो c की जगह v का प्रयोग करेंगे। क्यों v का प्रयोग करेंगे बच्चों? समझ सकते हैं आप। यहाँ c प्रकाश का वेग है, लेकिन कण के वेग को कैसे दिखाएंगे? वेलोसिटी, v फॉर वेलोसिटी, है ना। तो हम c को रिप्लेस कर देंगे v के द्वारा, है ना। जहां इलेक्ट्रॉन जब कण जो तरंग की प्रकृति का था तो वहां c लिया, और जब इलेक्ट्रॉन को हम किसकी प्रकृति का मानेंगे कि कण जैसा है, तो किसी कण की या पिंड की वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? v से डिनोट करते हैं। तो बताइए फिर डी ब्रॉगली समीकरण यहाँ से क्या हो जाएगी बच्चों? लैम्डा बराबर h/mv। ये देखिए
अब ये इक्वेशन डी ब्रोगली की किस फॉर्म में आ गई, किस फॉर्म में आ गई, इलेक्ट्रॉन के कण की प्रकृति के लिए, किसके प्रकृति के लिए बच्चों आ गई, इलेक्ट्रॉन के कण जैसा होने की प्रवृत्ति। अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन को वेव माना जाएगा यहाँ वेलोसिटी c रहेगी, और जब इलेक्ट्रॉन को कण जैसा माना जाएगा तो यहाँ वेलोसिटी v रहेगी। अच्छा ध्यान से देखिए बच्चों, क्या चीज आ रही है, m इंटू वी आ रहा है। आपको पता है द्रव्यमान गुणे वेग बराबर होता है संवेग। आपने फिजिक्स में फार्मूला पढ़ा होगा, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, और संवेग को दिखाते हैं p से, है ना। तो अच्छा बताइए, तो हम जानते हैं p बराबर m इंटू वी। p जहां क्या है बच्चों, संवेग है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। तो हम फाइनल देखिए लेम्डा बराबर क्या ले सकते हैं, h अपान p। ये आपका डी ब्रोगली इक्वेशन का फाइनल कंक्लूजन है कि संवेग और वेवलेंथ एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, क्योंकि यश तो यहाँ बच्चों क्या है, कांस्टेंट है, आप जानते हैं प्लांक कांस्टेंट है। अच्छा यच अपान पी बच्चों आया कहाँ से, द्रव्यमान गुणे वेग का गुणनफल संवेग होता है। आपने देखा डी ब्रोगली समीकरण 3 फॉर्म में आ गई। कभी कभी इनके फार्मूला कंपटीशन में आते हैं कि डी निम्नलिखित में डी ब्रोगली समीकरण कौन है, तो लैम्डा बराबर एच अपान एम सी, लैम्डा बराबर एच अपान एम बी, लैम्डा बराबर एच अपान पी, इन तीनों रूप में लिखी गई हो तो दैट इक्वेशन इज नोन एज डी ब्रोगली इक्वेशन। और डी ब्रोगली इक्वेशन इज गिवन फॉर द सपोर्ट ऑफ डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट जो था, जो ये कहता था नहीं इलेक्ट्रॉन तरंग के जैसा है, तरंग के जैसा ट्रेवल करता है, रेडिएशन ट्रेवल के जैसा तरंग के जैसा ट्रेवल करती है, उसी बात को पुष्ट करने के लिए डी ब्रोगली साहब ने अपना एक समीकरण लेके आए, जिनका समीकरण बेस था आइंस्टीन के ऊर्जा समीकरण और प्लांक के क्वांटम समीकरण के आधार पर। और इन दोनों समीकरण से कंक्लूजन था कि किसी कण का तरंग दैर्ध्य उसके, अगर हम फाइनल कह दें डी ब्रोगली इक्वेशन का कंक्लूजन बताइए सर कि डी ब्रोगली इक्वेशन है क्या, किसमें रिलेशनशिप देता है, तो आप बोलेंगे कि तरंग दैर्ध्य और संवेग में। इसका मतलब किसी कण का तरंग दैर्ध्य या किसी तरंग का तरंग दैर्ध्य और संवेग एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं, है ना। और जब प्लांक के क्वांटम समीकरण क्या पढ़ा था, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी ऊर्जा तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती है। तो बच्चों आज आपने बहुत अच्छे तरह से सीख लिया। अगर अभी न समझ पाए हैं बच्चों, फिर से समझ लीजिए कि डी ब्रोगली साहब ने किसके सपोर्ट में समीकरण दिया, डेविसन और जर्मर के एक्सपेरिमेंट के सहयोग में दिया। डेविसन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट क्या कहता था कि इलेक्ट्रॉन जब निकल क्रिस्टल पर ऑब्जेक्ट किया जाता है या पुंज डाला जाता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं वो वेव के नेचर में निकलते हैं। अब वेव क्या है, तरंग क्या है, जिसमें उभार और गर्त हो, और दो उभार और गर्त के जो बीच की दूरी होती है वही होता है बच्चों तरंग दैर्ध्य, जिसे कहते हैं लैम्डा से दिखाते हैं। तो बच्चों आपने आज डी ब्रोगली इक्वेशन पढ़ा, इस पर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं बच्चों, एक दो मैं न्यूमेरिकल आपको बताता हूं, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डी ब्रोगली इक्वेशन के 3 रूप आए। कौन कौन से रूप है बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है डी ब्रोगली इक्वेशन के 3 फॉर्म। एक तो आ रहा है लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम वी, ये किसके लिए नेचर है बताइए, कण की प्रकृति के लिए। किसके लिए है बच्चों, कण, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी को हमने क्या माना है, v माना है ना। अब यहाँ देखिए लैम्डा बराबर h अपान एम सी, ये किसके नेचर है, वेव नेचर के लिए, तरंग की प्रकृति के लिए है बच्चों। किसके प्रकृति के लिए है, वेव नेचर के लिए है। और फाइनल जो डी ब्रोगली इक्वेशन आया लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी। बच्चों ये तीनों ही इक्वेशन डी ब्रोगली समीकरण के नाम से जाने जाते हैं, कोई एक समीकरण नहीं, इनसे अब इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं बच्चों। अब वो न्यूमेरिकल कैसे आते हैं मैं बताने का प्रयास करता हूँ।
देखिए लैम्डा और संवेग एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं बच्चों। चलिए अब हम एक न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं और निकालते हैं डी ब्रोगली समीकरण की सहायता से। आप एक सॉल्व करते हैं एक न्यूमेरिकल। देखिए मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ और मैं आपको न्यूमेरिकल दूंगा, लगाने के लिए भी देगा। 1000 किलोग्राम द्रव्यमान का रॉकेट कितना है? 1000 किलोग्राम द्रव्यमान का रॉकेट 300 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलता है। अच्छा, तो उत्पन्न तरंग का तरंग दैर्घ्य ज्ञात करो बच्चों। और दिया है h की वैल्यू 6.625 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। बच्चों अब आप देख रहे हैं साफ सलूशन में। अब बताइए क्या होगा। पहली बात तो मास दिया है बच्चों, देख रहे हैं स्पष्ट है, द्रव्यमान दिया हुआ है यम की वैल्यू दी है ना भाई, किग्रा में द्रव्यमान ही तो है मास। और यहाँ देखिए वेलोसिटी दिया गया है बच्चों, क्या दिया गया है? वेलोसिटी। लेकिन बट इसको आपको बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो आपको वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में बदलना है ना। तो बताइए हम पहले वैल्यू क्या क्या दी है बच्चों, ज्ञात कर लीजिए। m बराबर है 1000 kg, 1000 किलोग्राम द्रव्यमान का है पिंड है। और v बराबर है 300 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको जब आप मीटर सेकंड में बदलेंगे तो 300 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 60। देखिए एक घंटा में बच्चों बताइए 3600 सेकंड होगा ना, है 3600 सेकंड होगा। और किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होगा? 1000 मीटर होगा। तो जब इससे आप भाग दे देंगे तो ये देखिए 2 जीरो काट दीजिए और ये हो जाएगा बच्चों, आ जाता है किलोमीटर पर सेकंड में। आप चाहे तो यही उठा के पूरी वैल्यू ही रख दीजिएगा, काटने पीटने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो ये हो जाएगा 3000, ये देखिए 3000/36 ये हो जाएगा। अब मीटर पर सेकंड बदल गया बच्चों। अब आप जानते हैं लैम्डा बराबर होता है h/mv। आपने डी ब्रोगली समीकरण पढ़ा है, लैम्डा बराबर h/mv। अच्छा बच्चों लैम्डा की वैल्यू क्या है? दिया है 6.625 इंटू 10⁻34। ये देखिए ये लैम्डा की वैल्यू है अपान। अब बताइए क्या हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड में वैल्यू क्या है बताइए? 3000 इंटू अब बटे 36, तो 36 चला जाएगा बच्चों कहाँ पर? ऊपर चला जाएगा। अब आप देख रहे हैं जब ये सॉल्व करेंगे इसको आप क्या कर सकते हैं, 6.625 इंटू 36 अपान यहाँ पे 3 ले लें और ये 1000 मतलब 10⁻³ कर दें और 10⁻34। और जब ये जाएगा ऊपर माइनस हो जाएगा और जो है इसमें और देखिए 36 यहाँ ले ही चुके हैं, ये हो जाएगा 6.625 इंटू 36 इंटू, अब यहाँ पे देखिए आप ये माइनस चली जाएगी, घात ऊपर हो जाएगी, यहाँ माइनस हो जाएगी, जुड़ जाएगा इंटू 10⁻37 हो जाएगा अपान यहाँ पर 3 हो जाएगा बच्चों। 3 × 3 3 दूनी 6 12 यहाँ हो जाएगा। अब ये आंसर आएगा 7.95 इंटू 10⁻39 मीटर आ जाएगा बच्चों। ये आपका आंसर है, सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों। अब यहाँ देखिए 12×6 = 72,
वही लगभग 79 इधर इधर की वैल्यू आएगी यहाँ पर, और यहाँ पे घात जुड़ जाएगी, 2 घात, तो आंसर आएगा 7.95 इंटू 10⁻39 मीटर। इतना बच्चों ये आंसर आ गया। तो आप देख रहे हैं कि डी ब्रॉगली इक्वेशन की सहायता से हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं, किसी कण का आप मास भी निकाल सकते हो। मान लीजिए ये सारी वैल्यू दिया है, मास निकाल सकते हैं, किसी पिंड की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और ये तो कांस्टेंट है ही है। अब बच्चों मैं आपको एक न्यूमेरिकल में दे रहा हूँ और इसको लगाने की कोशिश करिएगा, और नहीं आएगा तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको फिर से सॉल्व करके बताऊंगा। आप कोशिश करिए कि सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लगाने का प्रयास करिए। न्यूमेरिकल नंबर 1 है, किसी गतिशील इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 4.55 इंटू 10⁻⁻25 जूल है। अच्छा, उत्पन्न तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात करो यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 kg और H का मान 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपको लैम्डा निकालना है, लेकिन आपको फाइंड आउट क्या करना है बच्चों? हिंट मैं आपको दे दे रहा हूँ, आपको फाइंड आउट करनी है लैम्डा की वैल्यू। लैम्डा की वैल्यू आएगी डी ब्रॉगली इक्वेशन से, वो क्या था, लैम्डा इक्वल टू H/mv। देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा, उत्पन्न तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है, वेलोसिटी गतिज ऊर्जा का मान यहाँ दिया। आप सोचिए गतिज ऊर्जा कहाँ से आ गई इसमें डी ब्रॉगली इक्वेशन में? तो आप जानते हैं बच्चों काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 12mv²। क्या होता है बच्चों? 12mv², है ना। मास दिया है इलेक्ट्रॉन का, है ना। तो अगर मास दिया है आपको v² निकाल लेना है, के का मान दिया है, देख रहे हैं यहाँ रख देंगे, है ना। तो आप मास भी दिया है, v² से v निकाल लेंगे, यहाँ से फाइंड आउट वैल्यू ऑफ v। जैसे ही यहाँ v निकालेंगे, लैम्डा का इस समीकरण मान रख देंगे, प्लांक कांस्टेंट का मान ये दिया है, m का मान आपको बताइए, ये इलेक्ट्रॉन का मास दिया है, v का मान बस यहाँ से रखना होगा। इसीलिए बच्चों यहाँ गतिज ऊर्जा के बारे में दिया है कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का मान ये है, ताकि गतिज ऊर्जा के मान से यहाँ ये वैल्यू रख के उठा के रख दीजिए और m की वैल्यू रख दीजिए, काट पीट दीजिए, v निकाल लीजिए। पहले v² आएगा और उसका अंडर रूट ले लीजिए, v का मान आ जाएगा। और जैसे ही v का मान आ जाए, डी ब्रॉगली समीकरण में उठा के रख दीजिए और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपका लेक्चर आज अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही लेक्चर हम लेके प्रस्तुत होंगे। आज हमने जो पिछले बोरबरी के लेक्चर में छूटा हुआ था थोड़ा सा वर्ग निकालने के लिए बच्चों फिर से मैं ये लेक्चर को रिवाइज कर दे रहा हूँ। वर्ग निकालने के लिए हमने क्या किया कि बाह्य कोश में जितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं वही 1 से 7 तक रहते हैं, वही उसका वर्ग हो जाता है। बाह्य कोश में जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उस तत्व की वर्ग संख्या 0 हो जाती है। जैसे अक्रिय गैस है, अगर नियान बताइए, नियान 2 और 8 है,
वाई कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है। नियान से पूछे नियान किस वर्ग का है? 0 वर्ग का है। तो बच्चों लेकिन हमने ये कहा कि जब किसी तत्व के बाहरी 2 कोष अपूर्ण हो, जैसा कि डी ब्लॉक एलिमेंट में आता है, न पिछला कोष भरा होता है ना आगे वाला कोष भरा होता है, तो दोनों के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ देते हैं और उसमें से 8 घटा देते हैं। तो घटाने से जो आ जाता है वही उस तत्व का वर्ग होता है। अच्छा एक बात और बताइए कि घटाने से अंतर यदि 8 से ज्यादा आता है, जैसे आयरन कोबाल्ट और निकिल के केस में देखा, घटाने से अंतर 8 से ज्यादा आता है तो भी उस तत्व का वर्ग 8वां ही माना जाता है। आयरन कोबाल्ट और निकिल तीनों ही तत्व 8वें वर्ग में हैं। इसके अलावा ए और बी ज्ञात करने के लिए हमसे कहा बच्चों कि जितने डी ब्लॉक के बीच वाले एलिमेंट आते हैं जिनके 2 कोष अपूर्ण होते हैं उनको उपवर्ग बी दिया गया है। इसके अलावा अन्य तत्वों को उपवर्ग ए दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा जो डी ब्लॉक में आएंगे उनको उपवर्ग बी दिया जाएगा। और जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, जिंक का ले लीजिए 30 का 2 8 18 2, ये देख रहे हैं अंदर वाली कक्षा भरी है, बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका क्या वर्ग होगा? सेकंड होगा। लेकिन ए लिखेंगे कि बी लिखेंगे बच्चों? क्योंकि जिंक डी ब्लॉक का एलिमेंट है, आंख मूंद के लिख देंगे सेकंड बी, है ना। जबकि वही मैग्नीशियम देखिए इसी जैसा है 12 2 8 2, ये देखिए इसके भी बाहरी कक्षा में 2 है, लेकिन ये डी ब्लॉक का तत्व नहीं है, मैग्नीशियम तो एस ब्लॉक का है। तो बच्चों इसका वर्ग क्या होगा? सेकंड ए। क्या लिखोगे आप? सेकंड ए। और डी ब्लॉक वालों को जो बीच में है आवर्त सारणी के, उनके लिए आप बी उपवर्ग का इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों इसके बाद आपने जाना कि इलेक्ट्रॉन का दोहरा नेचर कैसे है। इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर है ना। इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं कण जैसा है, धक्का मारता है और पहिए को घुमा देता है, और कहीं पर ऐसा दिखता है जैसे समुद्र में लहरें उठ रही हों। अर्थात इलेक्ट्रॉन वेव जैसा भी है, इलेक्ट्रॉन कण जैसा भी है। इसीलिए कहा गया है इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज वेल एज पार्टिकल एज वेल एज वेव, दी बिहेव्स एज डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पुष्ट करने के लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया? एक तो जब खोज हो रही थी उसके सामने पहिया रख दिया गया, पहिया घूमने लगा, और फिर किया डेविसन और जर्मन ने एक्सपेरिमेंट, है ना। और कहा कि नहीं, निकिल के जब क्रिस्टल पर गिराया गया तो देखा कि इलेक्ट्रॉन जो निकले वो वेव के रूप में निकल रहे हैं, तरंग के रूप में निकल रहे हैं। और इनकी बात को और पुष्टि और बल देने के लिए 1924 में डी ब्रॉगली साहब ने अपना समीकरण दिया, जिसे जो 2 समीकरणों पर आधारित था, आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण E बराबर mc² और प्लांक का ऊर्जा समीकरण E बराबर h²। और फाइनल 3 कंक्लूजन निकले, 3 इक्वेशन निकले। लैम्डा बराबर h/mv फॉर पार्टिकल नेचर, लैम्डा बराबर h/mc फॉर वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड फाइनल कंक्लूजन जहां mv का गुणनफल संवेग होता है तो लैम्डा बराबर h/p हो गया, जहां p क्या हुआ? संवेग हुआ। और डी ब्रॉगली साहब के समीकरण के अनुसार फाइनल कंक्लूजन क्या निकला था कि किसी इलेक्ट्रॉन या गतिशील कण का जो वेवलेंथ होता है उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात संवेग और h यानी जो हमारा वेवलेंथ है और संवेग है, दोनों एक दूसरे के क्या है बच्चों? व्युत्क्रमानुपाती है। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही, और ये सवाल आप लगा करके हमारे उस पर जो मैंने ग्रुप बनाया है उस पर भी भेजिएगा। नहीं आएगा तो मैं फिर से इसका सलूशन दूंगा, और स्टेप बाय स्टेप इसके पहले के जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 1 था उसका मैं नोट्स आपको भेज चुका हूं। अब पार्ट 2 तो 3 लेक्चर और हो जाए बच्चों, तो मैं बराबर आपको नोट्स भी प्रोवाइड करता रहूंगा। और पढ़िए फुल एनर्जी के साथ, पूरे विश्वास के साथ कि हम केमिस्ट्री में बहुत अच्छा करेंगे और मेरी केमिस्ट्री सबसे स्ट्रांग होगी। इस वादा और इस उसके साथ जोश के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये आप लोग बहुत अच्छा केमिस्ट्री में करोगे, केमिस्ट्री में नाम रोशन करोगे। इसके साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर फिर से मैं अपलोड करूँगा आफ्टर 1 डे। शुभ रात्रि बच्चों।
और उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में सब्सक्राइब कराओगे और शेयर करोगे, तभी तो पब्लिक जानेगी, नहीं तो ऐसे कैसे जान पाएगी बच्चों। आप लोगों का सहयोग चैनल को मोनेटाइज कराने में बहुत ज़रूरी है, आप सभी का सहयोग चाहिए। और अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रहें। शुभ रात्रि।